प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विद्यार्थियों के साथ किए गए एक समारोह के दौरान कुछ चुने हुए बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रश्न पूछने का मौका दिया गया। उन्हीं चुने हुए विद्यार्थियों में से एक दलित लड़की का नाम आया, जिसका नाम था कीर्ति गौतम। एक दलित परिवार से निकलकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का अवसर प्राप्त करना कीर्ति गौतम के लिए बहुत ही गर्व का विषय था। उसने मंच पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री के सामने अपने 5 सवाल दागे, जिसने पूरे सभागार को स्तब्ध कर दिया। कीर्ति गौतम के आखिरी सवाल ने सभागार में उपस्थित सभी लोगों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी झकझोर डाला और प्रधानमंत्री गुस्से से तिलमिला उठे। चलिए जानते हैं कीर्ति गौतम की उन 5 सवालों के बारे में, खासकर 5वें सवाल के बारे में, जिसने पूरे सभागार को हिलाकर रख दिया। पर उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप बाबा साहेब अंबेडकर के सच्चे अनुयायी हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। उस दलित लड़की कीर्ति गौतम ने प्रधानमंत्री से अपना पहला सवाल पूछा। प्रधानमंत्री जी, हम तो चांद तक पहुंच गए, लेकिन आज भी कई जगह दलित दूल्हों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते। ये कब बदलेगा? सभागार में सन्नाटा छा गया। हजारों की भीड़ के बीच मंच पर खड़ी थी कीर्ति गौतम, मात्र 15 साल की एक दलित लड़की, जिसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में सवालों की ऐसी आग कि बड़े बड़े दिग्गजों की सांसें थम जाएं। उसकी आवाज में न डर था न झिझक, बस एक साफ तीखा सवाल जो सीधे मंच पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जा पहुंचा। सवाल इतना गहरा था कि सभागार में बैठे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ने सांस रोके इंतजार किया कि अब जवाब क्या आएगा। कीर्ति ने अपनी बात को और साफ करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, हम चांद पर तिरंगा लहरा चुके हैं, मंगल ग्रह पर मिशन भेज चुके हैं। दुनिया हमें सुपर पावर कहती है, लेकिन मेरे गांव में, मेरे समाज में आज भी एक दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है। लोग कहते हैं ये हमारी परंपरा है, लेकिन क्या ये परंपरा हमें पीछे नहीं खींच रही? क्या ये उन लाखों लोगों का अपमान नहीं जो इस देश का हिस्सा हैं? ये कब बदलेगा और कैसे बदलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक की ओर झुकते हुए अपनी चिर परिचित शांत लेकिन दृढ़ मुस्कान के साथ कीर्ति की ओर देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए प्रशंसा की चमक दिखी, जैसे वो इस नन्ही सी लड़की की हिम्मत को सलाम कर रहे हों। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे लेकिन स्पष्ट आवाज में बोलना शुरू किया। कीर्ति, मेरी बेटी, सबसे पहले मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं। इतनी कम उम्र में इतने बड़े मंच पर इतना बड़ा सवाल पूछना, यह कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हारा सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना होगा और उसका समाधान ढूंढना होगा। यह सच है कि हम चांद तक पहुंचे, मंगल पर अपनी छाप छोड़ी, लेकिन यह भी सच है कि हमारे समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां अभी भी बाकी हैं जो हमें शर्मसार करती हैं। तुमने दलित दूल्हे की बात की। यह सिर्फ घोड़ी पर चढ़ने की बात नहीं, यह इंसान के सम्मान की बात है, बराबरी की बात है, और सबसे बड़ी बात, यह इंसानियत की बात है। मोदी जी ने सभागार की ओर देखा, जैसे वो हर व्यक्ति को अपनी बात से जोड़ना चाहते हों। मैं तुमसे और यहां मौजूद हर नौजवान से कहना चाहता हूं, परिवर्तन एक रात में नहीं आता, लेकिन परिवर्तन की शुरुआत होती है एक आवाज से, एक सवाल से। और आज कीर्ति, तुमने वो आवाज उठाई है। मैं मानता हूं कि दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोकना गलत है। ये उन मूल्यों के खिलाफ है जो हमारा संविधान, हमारा देश और हमारी सच्ची संस्कृति हमें सिखाती है। बाबा साहेब आंबेडकर ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो हर इंसान को बराबरी का हक देता है, लेकिन संविधान को कागज से जिंदगी में उतारना हम सबकी जिम्मेदारी है। कीर्ति ने माइक को मजबूती से पकड़ा, जैसे वो जवाब सुनकर प्रभावित तो थी, लेकिन अभी और जानना चाहती थी। मोदी जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। देखो कीर्ति, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं।
हमारी सरकार ने दलित और वंचित समुदायों के लिए कई कदम उठाए हैं, चाहे वो स्टैंड अप इंडिया हो, मुद्रा योजना हो या फिर शिक्षा और स्कॉलरशिप के लिए किए गए प्रयास हों। लेकिन ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, समाज को बदलना होगा। और समाज तभी बदलेगा जब तुम जैसे नौजवान जो अभी स्कूल में हैं, जो अभी सपने देख रहे हैं, वो आगे बढ़कर ऐसी कुरीतियों को चुनौती देंगे। उन्होंने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। जब मैं गुजरात में था तब एक गांव में मुझे पता चला कि एक दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया। मैंने उस गांव के लोगों से बात की। मैंने उनसे पूछा, क्या तुम अपने बच्चों को यही सिखाओगे कि इंसान को इंसान से छोटा समझा जाए? उस दिन न सिर्फ वो दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा, बल्कि गांव वालों ने मिलकर उसकी बारात में खुशी खुशी हिस्सा लिया। ये छोटी सी बात थी, लेकिन इसने दिखाया कि बदलाव संभव है अगर हम सब मिलकर कोशिश करें। मोदी जी ने अब थोड़ा गंभीर स्वर अपनाया, लेकिन कीर्ति, मैं ये भी मानता हूं कि ऐसी घटनाएं आज भी हो रही हैं। इसके लिए हमें और सख्त कदम उठाने होंगे। मैं यहां से वादा करता हूं कि हमारी सरकार ऐसी प्रथाओं के खिलाफ कानूनों को और मजबूत करेगी। हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस और हमारी पंचायतें सबको और संवेदनशील बनाया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें समाज में जागरूकता लानी होगी। स्कूलों में, गांवों में, मोहल्लों में हमें बच्चों को सिखाना होगा कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म और उसके सपनों से होती है। सभागार में तालियां गूंज उठीं। कीर्ति की आंखों में एक चमक थी, लेकिन वो अभी भी कुछ और कहना चाहती थी। उसने माइक को फिर से अपने पास खींचा और कहा, प्रधानमंत्री जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन मेरे गांव में लोग कहते हैं कि यह हमारी संस्कृति है, वो इसे बदलना ही नहीं चाहते। आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? मोदी जी ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, कीर्ति, संस्कृति वो नहीं जो हमें बांटे, संस्कृति वो है जो हमें एकजुट करे। अगर कोई कहता है कि दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोकना संस्कृति है, तो मैं कहता हूं यह संस्कृति नहीं, कुरीति है। और कुरीतियों को तोड़ना हमारा कर्तव्य है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, अपने दिल पर हाथ रखो और सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव करने की सलाह दोगे? अगर नहीं, तो फिर यह प्रथा क्यों बरकरार रखनी है? उन्होंने सभागार की ओर देखते हुए कहा, मैं यहां मौजूद हर नौजवान से, खासकर तुम जैसे बच्चों से कहना चाहता हूं, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे सवाल यही इस देश को बदलेंगे। कीर्ति जैसी बेटियां जब सवाल पूछती हैं, तो वो सिर्फ सवाल नहीं पूछती, वो एक नई शुरुआत करती हैं। मैं तुम सबसे कहता हूं, जाओ अपने स्कूल में, अपने दोस्तों में, अपने गांव में इस बदलाव की बात फैलाओ। बताओ कि हमारा भारत वो भारत है जहां हर इंसान को बराबर सम्मान मिले। कीर्ति ने एक गहरी सांस ली। उसका चेहरा संतुष्टि और दृढ़ संकल्प से चमक रहा था। सभागार में फिर से तालियां गूंजीं, लेकिन इस बार वो तालियां न सिर्फ मोदी जी के लिए थीं, बल्कि इस 15 साल की लड़की की हिम्मत के लिए भी थीं। पहला सवाल खत्म हुआ, लेकिन अभी 4 और सवाल बाकी थे। कीर्ति ने माइक को मजबूती से पकड़ा और अगले सवाल की ओर बढ़ी। कीर्ति गौतम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपना दूसरा सवाल पूछा, अगर कोई बच्चा जातिवाद झेल रहा हो तो आप उसे क्या कहेंगे? चुप रहो या बदलाव करो? सभागार में तालियों की गूंज अभी थमी ही थी कि कीर्ति गौतम ने माइक को फिर से अपने पास खींचा। 15 साल की इस दलित लड़की की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन तमाम बच्चों के लिए बोल रही हो जो रोज जातिवाद का दंश झेलते हैं। उसकी आवाज में वही तीखापन था, लेकिन इस बार एक गहरी भावना भी थी, जैसे वो अपने अनुभवों का बोझ लिए खड़ी हो। उसने सवाल दागा, प्रधानमंत्री जी, अगर कोई बच्चा जो स्कूल में, गांव में या कहीं और जातिवाद झेल रहा हो, उसे लोग ताने मारते हों, उसे नीचा दिखाते हों, तो आप उस बच्चे को क्या कहेंगे? चुप रहो और बर्दाश्त करो या फिर आवाज उठाओ और बदलाव करो? सभागार में फिर से सन्नाटा छा गया। कीर्ति का सवाल इतना सीधा और मार्मिक था कि हर कोई एक पल के लिए अपने बचपन की ओर लौट गया। उन पलों को याद करने लगा जब शायद उन्होंने भी किसी न किसी भेदभाव को देखा या झेला हो। मंच पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीर्ति की ओर देखा।
उनकी आंखों में एक गहरा भाव था, जैसे वो इस सवाल की संवेदनशीलता को समझ रहे हों। उन्होंने माइक को थोड़ा करीब खींचा और अपनी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोलना शुरू किया। कीर्ति, मेरी बेटी, तुमने जो सवाल पूछा है वो हर उस बच्चे की आवाज है जो आज भी अपने दिल में ये दर्द लिए जी रहा है। मैं सबसे पहले तुम्हारी हिम्मत की फिर से तारीफ करूंगा, क्योंकि इतनी कम उम्र में इस तरह का सवाल पूछना दिखाता है कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने जैसे लाखों बच्चों के लिए बोल रही हो। तुम्हारा सवाल सुनकर मुझे अपने बचपन का एक वाकया याद आया। मैं एक छोटे से गांव में बड़ा हुआ, जहां कई बार छोटी छोटी बातों पर लोगों में फर्क किया जाता था। उस समय मैंने भी देखा कि कैसे कुछ बच्चे सिर्फ अपने नाम या अपने परिवार की वजह से अलग थलग पड़ जाते थे। यह दर्द मुझे समझ है। मोदी जी ने एक पल रुककर सभागार की ओर देखा, जैसे वो हर व्यक्ति को अपनी बात से जोड़ना चाहते हों। मैं उस बच्चे से जो जातिवाद झेल रहा है यही कहूंगा, चुप मत रहो। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी हिम्मत, यही इस समाज को बदलेगी। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि बदलाव का रास्ता आसान नहीं होता। जब तुम आवाज उठाओगे तो कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा सच है, तुम्हारा हक है, और सबसे बढ़कर तुम्हारे साथ इस देश का संविधान है जो तुम्हें बराबरी का अधिकार देता है। कीर्ति ने माइक को और मजबूती से पकड़ा, जैसे वो जवाब सुनकर कुछ सोच रही हो। मोदी जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। मैं उस बच्चे से कहूंगा, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो उसे अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से जवाब दो। मैंने देखा है कि जब एक बच्चा अपनी पढ़ाई में, अपने खेल में या अपनी कला में आगे बढ़ता है तो दुनिया को उसकी पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म से बनती है। लेकिन हां, यह भी सच है कि समाज को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ उस बच्चे की नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, मेरी, तुम्हारी, यहां बैठे हर शख्स की। उन्होंने अब थोड़ा गंभीर स्वर अपनाया। हमारी सरकार इस दिशा में कई कदम उठा रही है। स्कूलों में हमने बच्चों को जातिवाद के खिलाफ जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए हैं। हमारी शिक्षा नीति में यह बात शामिल है कि बच्चों को न सिर्फ किताबी ज्ञान मिले, बल्कि उन्हें समानता, भाईचारा और इंसानियत के मूल्य भी सिखाए जाएं। हमने दलित और वंचित बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की योजनाएं बढ़ाई हैं, ताकि कोई भी बच्चा सिर्फ अपनी पृष्ठभूमि की वजह से पीछे न रहे। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि कानून और योजनाएं ही काफी नहीं हैं, हमें अपने दिलों को बदलना होगा। सभागार में बैठे लोग अब पूरी तरह से ध्यान दे रहे थे। मोदी जी ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, कीर्ति, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं। कुछ साल पहले मैं एक स्कूल में गया था, जहां एक बच्चे ने मुझसे कहा कि उसके दोस्त उसे उसके सरनेम की वजह से चिढ़ाते हैं। मैंने उस बच्चे से कहा, तुम अपने सरनेम को अपनी ताकत बनाओ, यह तुम्हारी पहचान है, इसे गर्व से अपनाओ और अपने दोस्तों को दिखाओ कि तुम उनसे कम नहीं हो। आज वो बच्चा अपने स्कूल का टॉपर है और वही दोस्त आज उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। ये छोटी सी कहानी बताती है कि बदलाव संभव है। कीर्ति ने फिर से माइक उठाया और कहा, प्रधानमंत्री जी, लेकिन कई बार बच्चे डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो बोलेंगे तो लोग और बुरा बर्ताव करेंगे। ऐसे में वो क्या करें? मोदी जी ने जवाब दिया, बेटी, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर तुम्हें कोई नीचा दिखाए तो अपने शिक्षक, अपने माता पिता या अपने दोस्तों से बात करो, और अगर कोई सुनने को तैयार न हो तो आज का भारत तुम्हारे साथ है। हमारे पास कानून है, हेल्पलाइन है और संगठन है जो तुम्हारी मदद करेंगे। मैं यहां से वादा करता हूं कि हम स्कूलों में ऐसी व्यवस्था को और मजबूत करेंगे जहां हर बच्चा सुरक्षित महसूस करे और अपनी बात बिना डर के कह सके। उन्होंने सभागार की ओर देखते हुए कहा, मैं यहां मौजूद हर व्यक्ति से, खासकर शिक्षकों और माता पिता से कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को सिखाएं कि वो किसी को नीचा न दिखाएं, और अगर कोई बच्चा जातिवाद झेल रहा हो तो उसका साथ दो, उसे हिम्मत दो। कीर्ति जैसे बच्चे हमें दिखाते हैं कि नई पीढ़ी में वो ताकत है जो इस देश को बदल सकती है। मैं तुम सबसे कहता हूं,
इन बच्चों की आवाज को दबने मत दो, इनके सवालों को प्रोत्साहन दो, यही हमारा नया भारत है। सभागार में तालियां गूंज उठीं। कीर्ति की आंखों में संतुष्टि थी, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो अभी और सवाल पूछने को तैयार है। दूसरा सवाल खत्म हुआ और अब बारी थी तीसरे सवाल की। कीर्ति ने माइक को मजबूती से पकड़ा और अगले सवाल की ओर बढ़ी। कीर्ति गौतम ने अपने तीसरे सवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछते हुए कहा, अगर जातिवाद खत्म हो गया है तो फिर सरकारी कागजों में जाति क्यों लिखनी पड़ती है? सभागार में तालियों की गूंज अभी थमी नहीं थी कि कीर्ति गौतम ने फिर से माइक को अपने पास खींचा। 15 साल की इस दलित लड़की की आवाज में अब तक का सबसे तीखा सवाल था, जो सीधे व्यवस्था पर चोट करता था। उसकी आंखों में एक जिज्ञासा थी, लेकिन साथ ही एक गहरा असमंजस भी, जैसे वो इस सवाल के जवाब को सचमुच समझना चाहती हो। उसने मंच पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देखा और कहा, प्रधानमंत्री जी, हम सुनते हैं कि जातिवाद अब खत्म हो गया है, कि हमारा समाज अब बराबरी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अगर यह सच है तो फिर हर सरकारी कागज में, चाहे वो स्कूल का फॉर्म हो, नौकरी का आवेदन हो या कोई और दस्तावेज, हमें अपनी जाति क्यों लिखनी पड़ती है? क्या ये हमें बार बार हमारी जाति की याद नहीं दिलाता? क्या ये अपने आप में भेदभाव नहीं है? सवाल इतना गहरा था कि सभागार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कीर्ति का सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक ऐसी हकीकत को उजागर कर रहा था जो हर उस व्यक्ति ने महसूस की थी जिसने कभी सरकारी फॉर्म भरा हो। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ने सिर हिलाया, जैसे वो भी इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीर्ति की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वो इस सवाल की जटिलता को पूरी तरह समझ रहे हों। उन्होंने माइक को थोड़ा करीब खींचा और अपनी शांत लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज में बोलना शुरू किया। कीर्ति, मेरी बेटी, तुमने एक ऐसा सवाल पूछा है जो दिखाता है कि तुम सिर्फ अपने आसपास की दुनिया को देखती नहीं, बल्कि उसे समझने और बदलने की कोशिश भी करती हो। तुम्हारा सवाल बहुत गहरा है और मैं इसका जवाब पूरी ईमानदारी से देना चाहता हूं। उन्होंने एक पल रुककर सभागार की ओर देखा, जैसे वो हर व्यक्ति को अपनी बात का हिस्सा बनाना चाहते हो। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारा सवाल बिल्कुल जायज है। यह सच है कि जब हम बार बार जाति का जिक्र करते हैं तो वो हमें उस भेदभाव की याद दिलाता है जिसे हम खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें इस सवाल के पीछे की सच्चाई बताना चाहता हूं। सरकारी कागजों में जाति का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि हमारा समाज अभी पूरी तरह से उस बराबरी तक नहीं पहुंचा है जिसका सपना बाबा साहेब आंबेडकर ने देखा था। आज भी हमारे देश में कुछ समुदाय ऐसे हैं जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पीछे हैं, और इन समुदायों को आगे लाने के लिए हमें उनकी पहचान करनी पड़ती है ताकि हम उन्हें वो अवसर दे सकें जो उन्हें बराबरी का हक दिलाए। मोदी जी ने अपनी बात को और स्पष्ट किया। देखो कीर्ति, ये जो कागजों में जाति लिखने की बात है, ये कोई भेदभाव बढ़ाने के लिए नहीं है। ये एक तरह का टूल है, एक तरीका है जिसके जरिए हम उन लोगों तक मदद पहुंचाते हैं जिन्हें समाज ने सदियों तक पीछे रखा। हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, नौकरियों में आरक्षण हो या फिर उद्यमिता के लिए स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाएं हों। लेकिन इन योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे, इसके लिए हमें उनकी पहचान करनी पड़ती है, और यही वजह है कि सरकारी फॉर्म में जाति का कॉलम होता है। कीर्ति ने माइक को मजबूती से पकड़ा, जैसे वो जवाब सुनकर कुछ और पूछना चाहती हो। उसने कहा, प्रधानमंत्री जी, लेकिन क्या यह तरीका हमें हमेशा के लिए जाति की याद नहीं दिलाता? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब हमें यह कॉलम हटाना पड़ेगा? मोदी जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कीर्ति, तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। मेरा भी सपना है कि एक दिन ऐसा आए जब हमें किसी फॉर्म में जाति लिखने की जरूरत ही ना पड़े, जब हर इंसान की पहचान सिर्फ उसका नाम हो, उसका काम हो, उसके सपने हो। लेकिन यह सपना तभी सच होगा
जब हमारा समाज पूरी तरह से बराबरी की ओर बढ़ेगा। और इसके लिए हमें दो काम करने होंगे। पहला, हमें उन समुदायों को इतना सशक्त करना होगा कि वो बाकी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। और दूसरा, हमें अपने दिलों से जातिवाद की भावना को पूरी तरह खत्म करना होगा। उन्होंने एक छोटी सी कहानी साझा की। मैं तुम्हें एक वाकया बताता हूं। कुछ साल पहले मैं एक गांव में गया था, जहां एक स्कूल में बच्चों को फॉर्म भरवाए जा रहे थे। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, मुझे अपनी जाति क्यों लिखनी पड़ती है? मैंने उससे कहा, बेटा, ये इसलिए लिखनी पड़ती है ताकि तुम्हें वो स्कॉलरशिप मिल सके जो तुम्हें अच्छी पढ़ाई दे। लेकिन मैं वादा करता हूं, तुम पढ़ लिख कर इतना आगे बढ़ो कि एक दिन तुम्हारी पहचान तुम्हारी डिग्री हो, तुम्हारा टैलेंट हो। आज वो बच्चा एक इंजीनियर है और उसने मुझे चिट्ठी लिखकर बताया कि अब उसे अपनी जाति नहीं, अपने काम पर गर्व है। मोदी जी ने अब गंभीर स्वर में कहा, लेकिन कीर्ति, मैं ये भी मानता हूं कि ये प्रक्रिया पूरी तरह सही नहीं है। कई बार लोग इस सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए हमारी सरकार इस दिशा में सुधार कर रही है। हम डिजिटल इंडिया के तहत ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जहां जरूरतमंद लोगों की पहचान उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी जरूरतों के आधार पर हो, न कि सिर्फ जाति के आधार पर। हम चाहते हैं कि भविष्य में मदद का आधार सिर्फ जरूरत हो, न कि जाति। लेकिन इसके लिए समाज को भी तैयार होना होगा। सभागार में तालियां गूंज उठीं। कीर्ति की आंखों में एक चमक थी, जैसे वो जवाब से प्रभावित हो, लेकिन अभी भी और सवाल पूछने को तैयार हो। मोदी जी ने सभागार की ओर देखते हुए कहा, मैं यहां मौजूद हर नौजवान से कहना चाहता हूं, कीर्ति जैसे सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये सवाल हमें याद दिलाते हैं कि हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं तुम सब से कहता हूं, अपने स्कूलों में, अपने गांवों में, अपने दोस्तों के बीच बराबरी की बात फैलाओ। बताओ कि हमारा भारत वो भारत है जहां हर इंसान की पहचान उसके सपनों से हो, न कि उसके जन्म से। कीर्ति ने माइक को मजबूती से पकड़ा और अगले सवाल की ओर बढ़ी। सभागार में उत्साह और जिज्ञासा का माहौल था। हर कोई अब अगले सवाल का इंतजार कर रहा था। अब कीर्ति गौतम ने अपने चौथे सवाल को प्रधानमंत्री से पूछते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, क्या आप कहेंगे कि जाति पूछना और जाति के आधार पर भेदभाव करना गुनाह होना चाहिए? सभागार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। कीर्ति गौतम, 15 साल की वह दलित लड़की जिसके सवाल अब तक हर किसी के दिल को छू चुके थे, ने माइक को और मजबूती से थामा। उसकी आवाज में न सिर्फ जिज्ञासा थी, बल्कि एक गहरी मांग थी। एक ऐसी मांग जो समाज की जड़ों में बसी सोच को चुनौती दे रही थी। उसने मंच पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देखा और सवाल दागा, प्रधानमंत्री जी, अगर हम सचमुच एक बराबर समाज चाहते हैं, तो क्या आप कहेंगे कि किसी की जाति पूछना और जाति के आधार पर भेदभाव करना एक गुनाह होना चाहिए? क्या ऐसा कानून बन सकता है जो इसे पूरी तरह रोक दे? सवाल इतना सीधा और तीखा था कि सभागार में बैठे लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। कीर्ति का सवाल न सिर्फ व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था, बल्कि उस मानसिकता पर भी चोट कर रहा था जो रोजमर्रा की जिंदगी में भेदभाव को सामान्य मान लेती है। कुछ लोग सिर हिलाने लगे, कुछ ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे वो इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीर्ति की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी संवेदनशीलता थी, जैसे वो इस सवाल की गंभीरता को पूरी तरह महसूस कर रहे हों। उन्होंने माइक को थोड़ा करीब खींचा और अपनी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोलना शुरू किया। कीर्ति, मेरी बेटी, तुमने आज फिर एक ऐसा सवाल पूछा है जो न सिर्फ मुझे बल्कि यहां मौजूद हर शख्स को सोचने पर मजबूर करता है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। जाति पूछना और जाति के आधार पर भेदभाव करना न सिर्फ गलत है, बल्कि यह हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब पूरी ईमानदारी और स्पष्टता के साथ देना चाहता हूं। उन्होंने सभागार की ओर देखा, जैसे वो हर व्यक्ति को अपनी बात से जोड़ना चाहते हों।
मैं ये कहना चाहता हूं कि जाति के आधार पर भेदभाव करना न सिर्फ अनैतिक है, बल्कि ये हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। बाबा साहेब आंबेडकर ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो हर इंसान को बराबरी का हक देता है। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहता हूं, जाति के आधार पर भेदभाव करना एक सामाजिक अपराध है। हमारे पास पहले से ही ऐसे कानून हैं, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, जो इस तरह के भेदभाव और अत्याचार को रोकने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन तुम्हारा सवाल इससे भी आगे जाता है। तुम पूछ रही हो कि क्या जाति पूछना ही गुनाह होना चाहिए, और इस पर मैं गंभीरता से विचार करना चाहता हूं। कीर्ति ने माइक को मजबूती से पकड़े रखा, जैसे वो जवाब सुनकर और जानना चाहती हो। मोदी जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। देखो कीर्ति, ये सच है कि जब हम बार बार जाति पूछते हैं तो वो एक तरह से हमें उस भेदभाव की याद दिलाता है जिसे हम खत्म करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही, जैसा मैंने पहले कहा, कुछ मामलों में जाति की जानकारी इसलिए मांगी जाती है ताकि हम उन समुदायों तक मदद पहुंचा सकें जो अभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पीछे हैं। लेकिन तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है। क्या हमें ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जहां जाति पूछने की जरूरत ही न पड़े? और क्या ऐसा कानून बन सकता है जो इसे पूरी तरह रोक दे? मैं कहता हूं, हां, हमें इस दिशा में सोचना होगा। उन्होंने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें एक वाकया बताता हूं। कुछ साल पहले मैं एक गांव में गया था जहां एक स्कूल के बच्चे आपस में खेल रहे थे। मैंने देखा कि वो बच्चे एक दूसरे को उनके नाम से पुकार रहे थे, न कि उनकी जाति से। लेकिन जब फॉर्म भरने का समय आया तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा, मुझे अपनी जाति क्यों बतानी पड़ती है? मैंने उससे कहा, बेटा, अभी ये इसलिए जरूरी है ताकि तुम्हें वो मदद मिले जो तुम्हारे सपनों को पूरा करे। लेकिन मैं सपना देखता हूं कि एक दिन तुम्हें सिर्फ तुम्हारा नाम बताना पड़ेगा। आज वो बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है और उसने मुझे बताया कि वो अपने दोस्तों के बीच सिर्फ अपने नाम से जाना जाता है। ये छोटी सी बात दिखाती है कि बदलाव संभव है। मोदी जी ने अब गंभीर स्वर में कहा, लेकिन कीर्ति, मैं ये भी मानता हूं कि कानून अकेले समाज को नहीं बदल सकते। हमारे पास पहले से ही कई कानून हैं जो भेदभाव को रोकते हैं। लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब हम अपने दिलों से जातिवाद की भावना को निकाल देंगे। मैं यहां से वादा करता हूं कि हमारी सरकार इस दिशा में और सख्त कदम उठाएगी। हम ऐसे कानूनों और नीतियों पर काम करेंगे जो न सिर्फ भेदभाव को रोके, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाए। हम स्कूलों में, कॉलेजों में और गांवों में ऐसी शिक्षा को बढ़ावा देंगे जो बच्चों को सिखाए कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म से होती है। कीर्ति ने फिर से माइक उठाया और कहा, प्रधानमंत्री जी, लेकिन कई बार लोग खुलेआम जाति पूछते हैं, नौकरी में, शादी में, यहां तक कि दोस्ती में भी। और अगर कोई मना करे तो उसे ताने सुनने पड़ते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? मोदी जी ने जवाब दिया, कीर्ति, ऐसे लोगों से मैं यही कहूंगा, अपने दिल पर हाथ रखो और सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को यही सिखाना चाहते हो कि वो किसी को उसकी जाति से जज करें? अगर नहीं, तो फिर ये सोच क्यों बरकरार रखनी है? मैं यहां मौजूद हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं, जाति पूछना बंद करो। किसी का सम्मान उसके जन्म से नहीं, उसके काम से, उसके व्यवहार से, उसके सपनों से करो। और अगर कोई भेदभाव करता है तो उसका विरोध करो। कानून तुम्हारे साथ है और हमारा समाज भी धीरे धीरे बदल रहा है। उन्होंने सभागार की ओर देखते हुए कहा, मैं कीर्ति जैसे नौजवानों से कहना चाहता हूं, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे सवाल, यही इस देश को बदलेंगे। तुम जैसे बच्चे जब ऐसी बातें उठाते हैं तो वो समाज को आईना दिखाते हैं। मैं तुम सबसे कहता हूं, अपने स्कूलों में, अपने गांवों में, अपने दोस्तों के बीच बराबरी की बात फैलाओ। बताओ कि हमारा भारत वो भारत है जहां हर इंसान का सम्मान हो। सभागार में तालियां गूंज उठीं। कीर्ति की आंखों में संतुष्टि थी, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो अभी भी और सवाल पूछने को तैयार है। चौथा सवाल खत्म हुआ और अब बारी थी आखिरी सवाल की। कीर्ति ने माइक को मजबूती से पकड़ा
और अगले और आखिरी सवाल की ओर बढ़ी। अब कीर्ति गौतम ने अपने आखिरी और सबसे तीखे सवाल को प्रधानमंत्री से पूछते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, क्या द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर में इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी समाज से हैं? सभागार में एक गहरी खामोशी छा गई। कीर्ति गौतम, 15 साल की वह दलित लड़की जिसके 4 सवाल पहले ही सभागार को झकझोर चुके थे, ने अब तक का सबसे तीखा और विवादास्पद सवाल दागा। उसकी आवाज में वही मासूमियत थी, लेकिन साथ ही एक गहरी जिज्ञासा और समाज की गलत धारणाओं को चुनौती देने का साहस भी। उसने मंच पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देखा और कहा, प्रधानमंत्री जी, जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो पूरे देश ने इसे एक ऐतिहासिक पल के रूप में देखा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को वहां इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी समाज से हैं। क्या ये सच है? और अगर नहीं तो ऐसी अफवाहें क्यों फैलाई जाती हैं? सवाल इतना संवेदनशील और गंभीर था कि सभागार में सन्नाटा पसर गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ने सांस रोके इंतजार किया कि अब क्या जवाब आएगा। कीर्ति का सवाल न सिर्फ एक घटना से जुड़ा था, बल्कि यह उन गहरी सामाजिक धारणाओं पर चोट करता था जो समाज में अभी भी मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भवें एक पल के लिए सिकुड़ गईं। उनकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन इस बार वो चमक गुस्से और दृढ़ संकल्प की थी। उन्होंने माइक को करीब खींचा और उनकी आवाज में एक असामान्य तीव्रता थी। कीर्ति, मेरी बेटी, उन्होंने शुरू किया, लेकिन उनकी आवाज में एक गहरी नाराजगी थी जो साफ तौर पर उन लोगों के लिए थी जिन्होंने ऐसी अफवाहें फैलाई थीं। तुमने जो सवाल पूछा है वो बहुत गंभीर है, लेकिन मैं सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं हूं। तुमने जो पूछा वो एक बच्चे की मासूम जिज्ञासा है, और मैं तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करता हूं कि तुमने इतने बड़े मंच पर यह सवाल उठाया। लेकिन मैं गुस्सा हूं, और बहुत गुस्सा हूं, उन लोगों पर जो ऐसी घिनौनी अफवाहें फैलाते हैं और हमारे देश की एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। सभागार में एक गहरी सांस की आवाज सुनाई दी, जैसे लोग उनके गुस्से को महसूस कर रहे हों। मोदी जी ने अपनी आवाज को और तीखा करते हुए कहा, यह अफवाह कि द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर के उद्घाटन में इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी समाज से हैं, पूरी तरह से झूठी और शर्मनाक है। मैं यहां साफ साफ कहना चाहता हूं, ये एक सुनियोजित साजिश थी जिसे कुछ लोगों ने फैलाया ताकि हमारे देश की छवि को, हमारी सरकार को और सबसे बढ़कर हमारे समाज की एकता को बदनाम किया जाए। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति हैं और वो हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक हैं। उनके आदिवासी समाज से होने का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये अफवाह फैलाने वाले वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत एकजुट हो, जो नहीं चाहते कि हम बराबरी की ओर बढ़ें। मोदी जी ने एक पल रुककर सभागार की ओर देखा, जैसे वो हर व्यक्ति को अपनी बात की गंभीरता समझाना चाहते हों। मैं तुम सबको सच बताता हूं, राम मंदिर का उद्घाटन एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन था जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आयोजित किया था। इस ट्रस्ट ने सभी अतिथियों की सूची बनाई और इसमें कई गणमान्य व्यक्तियों को शामिल किया गया। लेकिन यह भी सच है कि राष्ट्रपति जी को औपचारिक रूप से आमंत्रित करने में कुछ प्रोटोकॉल और व्यवस्थागत कारणों ने बाधा डाली। ये कोई भेदभाव नहीं था, बल्कि एक प्रशासनिक प्रक्रिया थी। और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वयं इस आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं दी थीं, और वो राम मंदिर के प्रति उतनी ही श्रद्धा रखती हैं जितनी हर भारतीय रखता है। उनका स्वर अब थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसमें वही दृढ़ता थी। कीर्ति, मैं तुमसे और यहां मौजूद हर नौजवान से कहना चाहता हूं, ऐसी अफवाहों पर विश्वास मत करो। ये वो लोग फैलाते हैं जो हमारे देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। क्या तुम्हें पता है कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गर्व करता है? मैंने खुद उनके साथ कई बार बात की है, और उनकी सादगी, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके देश के प्रति समर्पण को देखकर मुझे गर्व होता है। वो सिर्फ आदिवासी समाज की नहीं, बल्कि पूरे भारत की बेटी हैं।
कीर्ति ने माइक को मजबूती से पकड़ा और कहा, प्रधानमंत्री जी, लेकिन ऐसी अफवाहें बार बार क्यों फैलती हैं? लोग क्यों ऐसी बातें बनाते हैं? मोदी जी ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, बेटी, ये एक कड़वी सच्चाई है। कुछ लोग समाज में फूट डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे पर भरोसा न करें। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम इन अफवाहों से डरना मत। तुम जैसे नौजवान जो सवाल पूछते हैं, जो सच जानना चाहते हैं, वही इस देश का भविष्य हैं। मैं यहां से वादा करता हूं कि हमारी सरकार ऐसी अफवाहों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। हम डिजिटल इंडिया के तहत ऐसी व्यवस्थाएं बना रहे हैं जो गलत सूचनाओं को रोकें, लेकिन इसके लिए समाज को भी जागरूक होना होगा। उन्होंने सभागार की ओर देखते हुए कहा, मैं यहां मौजूद हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं, अगर तुम ऐसी अफवाहें सुनो तो पहले सच जानो। अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने स्कूलों में सच फैलाओ। बताओ कि हमारा भारत वो भारत है जहां हर इंसान का सम्मान होता है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो। कीर्ति जैसे सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और ये हमें याद दिलाते हैं कि हमें और मेहनत करनी है। मैं तुम सबसे कहता हूं, आगे बढ़ो, सवाल पूछो और अपने देश को एकजुट रखो। सभागार में तालियां गूंज उठीं। कीर्ति की आंखों में संतुष्टि थी, जैसे वो जवाब से प्रभावित हो। उसका चेहरा बता रहा था कि उसने न सिर्फ अपने सवालों के जवाब पाए, बल्कि एक नई प्रेरणा भी पाई। पांचवां और आखिरी सवाल खत्म हुआ और सभागार में एक नई ऊर्जा का माहौल था। कीर्ति ने माइक को धीरे से रखा और मंच पर एक गर्व भरी मुस्कान के साथ अपनी जगह की ओर बढ़ी। दोस्तों, कीर्ति गौतम के इन सवालों को लेकर आपका क्या सोचना है? आप अपना ओपिनियन कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम लिखना ना भूलें। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।